हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी सौदेवुल्लू का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। यह शुरुआत एक रात की कहानी से होती है। वासावी नाम की एक औरत केरला में रहने वाले किसी आदमी से काम के बारे में बात करके बहुत जल्दबाजी में केरला जाने के लिए घर से बाहर निकलती है। तभी एक आदमी वासावी को देख लेता है और उससे पूछता है, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो बेटा? वासावी कहती है, मेरे घर वाले सीमा पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, हम सब मल्लन्ना मंदिर जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो जल्दी में सड़क तक पहुंचती है, पर तब तक आखिरी बस भी निकल चुकी होती है। उसी वक्त कुछ लोग मैरी माता के मंदिर जाने के लिए उसी रास्ते से आ रहे होते हैं जहाँ वासावी खड़ी थी। इस वजह से वो केरला जाकर काम करने का प्लान कैंसिल कर देती है और घर वापस जाने का सोचती है, लेकिन तभी अचानक एक जंगली सुअर उस पर हमला कर देता है। वासावी उस हमले से बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर भागती है। इसी हड़बड़ी में वो गलती से एक कुएं में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यहाँ से कहानी अब कुछ साल पीछे चली जाती है। वासावी के 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम भास्कर है और छोटे का नाम विवेक। वासावी के पति की हाल ही में मौत हुई होती है, तो वासावी अपने सास ससुर से कहती है कि पिता के न होने की वजह से शायद बच्चे मेरी बात सुने या ना सुने, इसलिए आप यहीं रहकर बच्चों को संभालने के मामले में मेरी थोड़ी मदद कीजिए, कल से काम पर मैं ही जाऊंगी, ऐसा वो कहती है। तब उसके सास ससुर कहते हैं, बेटा हम यहाँ तुम पर बोझ क्यों बने, एक बार अपने मम्मी पापा से पूछ कर देखो। अगले दिन वासावी अपने मम्मी पापा के पास जाकर सारा मामला बताती है। वो भी ये कहकर साथ रहने से साफ मना कर देते हैं कि हमें खेती बाड़ी के काम है, ये काम है, वो काम है। वासावी उनसे ये कहकर घर आ जाती है कि ठीक है, अगर आपको अपना काम प्यारा है तो मुझे अपने बच्चों का भविष्य प्यारा है। भास्कर और विवेक को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव है, वो अपनी माँ को छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकते। इसलिए वासावी उन दोनों को घर के बिल्कुल सामने वाले गवर्नमेंट स्कूल में ही भर्ती करा देती है। वासावी एक तरफ पासपोर्ट ऑफिस में काम करती है और दूसरी तरफ जो भी छोटा मोटा काम हाथ लगे वो करके बच्चों को बड़े डिसिप्लिन के साथ पालती है। कुछ सालों के गुजर जाने के बाद दोनों बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए शहर की तरफ चले जाते हैं और तब से वासावी अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार रही होती है। अंधेरा होते ही कोई न कोई दरवाजे पर आकर वासावी को परेशान करने लगता है और कहता है, अगर तुम मेरे साथ सोने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और 1 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिर भी वो बड़ी हिम्मत से हर मुश्किल का डटकर सामना करते हुए अकेले अपना जीवन बिताती रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और उसके दोनों बच्चे छुट्टियों में घर वापस आते हैं। एक दिन स्कूल टीचर वासावी के पास आकर उससे पूछता है कि क्या आप दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही हैं। तब वासावी कहती है कि मुझे भी बाकी सबकी तरह एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। जिस औरत का पति मर गया हो उसे हर कोई नीची नजरों से ही देखता है, जैसे एक चप्पल टूट जाने पर दूसरी को सड़क पर ही छोड़ देते हैं। पति की मौत के बाद मेरी जिंदगी भी सड़क पर ही रुक गई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी ऐसे ही बीच में रुकी रहे। तो मेरे बच्चे भी काफी बड़े हो गए हैं, अगर वो मान जाएं तो मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। वासवानी अपनी बेइज्जती के बारे में दुखी होकर कहती है। टीचर भी उसके फैसले की रिस्पेक्ट करता है और उसे सपोर्ट करता है। अगले सीन में टीचर भास्कर से बात करते हुए कहता है कि मेरा एक दोस्त गवर्नमेंट स्कूल में मैथ्स टीचर की जॉब कर रहा है। उसकी वाइफ की 2 साल पहले मौत हो गई थी। क्या हम तुम्हारी माँ की शादी उससे करा दें? मैंने तुम्हारी माँ से इस बारे में बात की है, उन्होंने ही कहा कि मैं तुम्हारा फैसला पूछूं। ये सुनकर भास्कर एकदम स्टन रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो इस बारे में क्या बोले। वासवानी अपने घर की खिड़की से ये सब देख रही होती है। भास्कर टीचर को कोई भी जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। उस पल से वासवानी भास्कर को अपना चेहरा दिखाने में बहुत गिल्टी फील करने लगती है। उस शाम वासवानी भास्कर से बात करते हुए कहती है कि उसने पासपोर्ट ऑफिस की नौकरी छोड़ दी है। मेघना ने उसके लिए केरला में एक काम ढूंढने को कहा है। वो कहती है कि वहाँ सैलरी भी 15,000 मिलेगी। भास्कर ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया और साइलेंट रहा। तो वो कहती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? झूठ मत बोलो, एक बार अपना चेहरा शीशे में जाकर देखो। शीशे में अपना चेहरा देखकर भास्कर वासवी पर गुस्सा होता है और शीशा तोड़ देता है। कट टू, भास्कर कॉलेज चला जाता है। वासवी भी अपने नए काम में ज्वाइन हो जाती है। भास्कर अपनी माँ के बारे में ही सोचते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस खो देता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसे स्मोकिंग जैसी बैड हैबिट्स की भी आदत लग जाती है। एक दिन वासवी उसे पैसे भेजती है और एक नोट पर लिखती है कि अब से मन में कोई और ख्याल लाए बिना बिल्कुल शांति से अपनी पढ़ाई करो। मतलब वासवी भास्कर को इनडायरेक्टली बताती है कि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद से भास्कर अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करता है और एग्जाम्स भी अच्छे से देता है। कॉलेज खत्म होने के बाद इंजीनियरिंग जॉब में इंटरेस्ट न होने की वजह से वो खुद का IELTS कोचिंग सेंटर स्टार्ट करता है और उसे सक्सेसफुली चलाता है। कट टू, अब कुछ साल बीत जाते हैं। फिलहाल विवेक और संध्या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। छुट्टियों में उन दोनों को एक ही स्लीपर बस में साथ आते हुए संध्या की माँ बाला देख लेती है। फिर क्या था, पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था और तुम ये सब कर रही हो कहकर संध्या के पेरेंट्स उसे बहुत मारते हैं। उसके बाद बाला वासवी के पास आकर वार्निंग देती है कि अगर तुम्हारा बेटा फिर से मेरी बेटी के पीछे पड़ा तो उसके पैर तोड़ दूंगी। इस लव मैटर को लेकर वासवी पहले तो विवेक पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन बाद में वो उनके प्यार को समझकर विवेक का साथ देने लगती है। भास्कर एक दिन वासवी को फोन करके उसका हालचाल पूछता है और कहता है कि तुम अकेली रह रही हो तो तुम दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती हो। वो कहता है, उस दिन तुमने ही तो टीचर से दूसरी शादी के बारे में पूछवाया था।
उसकी बातें सुनकर वासवी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? अब मैं 42 साल की हूँ। इस उम्र में मेरी शादी का क्या मतलब है? वासवी उस पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन भास्कर हर दिन अपनी माँ को फोन करके उन्हें दूसरी शादी करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करता रहता है। विवेक एक दिन वासवी को फोन करके बताता है कि संध्या को उसके घर में बहुत परेशान किया जा रहा है और उसे सिर्फ एग्जाम्स के लिए कॉलेज भेजा जा रहा है। वो कहता है कि अगर भाई की शादी जल्दी हो जाए तो हम भी तुरंत शादी कर लेंगे। तो वासवी तुरंत भास्कर को फोन करके ये सारी बात बताती है। तुम अपने भाई की शादी कभी भी कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन भास्कर जिद पकड़ लेता है कि मैं तुम्हारी शादी होने के बाद ही शादी करूंगा। वासवी एक प्लान बनाती है और तुरंत मैच मेकर पेराया के पास जाती है। वो उसे भास्कर की फोटो देती है और कहती है कि मेरे बेटे के लिए कोई बहुत ही अच्छी और सुंदर सी लड़की ढूंढो। फिर वो भास्कर को फोन करके कहती है, ठीक है मैं शादी कर लूंगी, लेकिन उससे पहले पेराया तुम्हें लड़कियों की फोटोज दिखाएगा। जाकर लड़की को देखो और अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो उसके घर वालों से साफ कहना कि मैं अपनी माँ की शादी के बाद ही अपनी शादी करूंगा। अगर वो लोग इस शर्त को मान लेते हैं तो फिर तुम मेरे लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढना शुरू करना। ये सुनकर भास्कर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वासवी का प्लान है कि किसी भी लड़की के पेरेंट्स यह अजीब रूल नहीं मानेंगे। वासवी को लगता है कि अगर भास्कर को वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई तो वो उसके प्यार में पड़ जाएगा और अपनी माँ की शादी वाली बात को लाइट ले लेगा। सीन कट होता है। भास्कर वंदना को देखने के लिए शादी की मुलाकात पर जाता है। वो वंदना को अपनी माँ की दूसरी शादी के बारे में विस्तार से बताता है और कहता है कि मुझे माँ को यकीन दिलाना है कि मेरी शादी एक लड़की से फिक्स हो चुकी है। वो पूछता है कि क्या आप इसमें मेरी हेल्प करेंगी। असल में वंदना को भी भास्कर की तरह अरेंज्ड मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं थी। वंदना की फैमिली एक यूट्यूब चैनल चलाती है, तो अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए वंदना की फैमिली ने ये शादी की मुलाकात का प्लान बनाया था। अब अपनी माँ को शादी के लिए मनाने के लिए भास्कर को एक दुल्हन की जरूरत है और अपने यूट्यूब कंटेंट के लिए वंदना की फैमिली को एक दूल्हा चाहिए। तो भास्कर और वंदना आपस में एक डील करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने का नाटक करना शुरू कर देते हैं। असल में कुछ साल पहले जब वासवी दूसरी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार थी तब भास्कर उन पर बहुत गुस्सा हुआ था, है ना? तो अब आपका डाउट यही है ना कि भास्कर खुद अपनी माँ को दूसरी शादी करने के लिए इस तरह क्यों मना रहा है। कुछ महीने पहले भास्कर ने अपने पुराने ऑफिस को घर में बदल दिया और गांव में अकेली रह रही अपनी माँ को सिटी ले आया था। भास्कर के ऑफिस चले जाने के बाद वासवी उस घर में एक कैदी की तरह बिल्कुल अकेली रह जाती है। भास्कर ये सब अपने सीसी कैमरास के जरिए देखता है और एकदम से चकित रह जाता है। वो तुरंत सिस्टर एंजेला के पास जाता है और सारी बातें बहुत दुखी होकर बताता है। तब सिस्टर एंजेला कहती हैं कि जब तुम्हारी माँ दूसरी शादी के लिए तैयार थी तब तुमने हाँ नहीं कहा। अब इतने सालों बाद पता नहीं वो फिर से मानेंगी या नहीं। जो भी हो, तुम्हें उनसे दूसरी शादी के बारे में एक बार पूछना चाहिए। उसके बाद भास्कर वासवी को फोन करके दूसरी शादी के बारे में बताता है। फिर सीन कट होता है और विवेक भास्कर के पास आता है और लड़ने लगता है कि क्या अब माँ की शादी कराना इतना जरूरी है। लेकिन भास्कर पीछे नहीं हटता और कहता है कि ये सब बातें समझने के लिए तुम्हें अभी और बड़ा होना होगा। माँ की शादी करना बहुत जरूरी है। इससे विवेक कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और भास्कर का साथ देता है। फिर दोनों अपने घर लौट आते हैं। वासवी का एक भाई और दो बहनें हैं। वासवी के भाई का नाम सागर है। सागर की चिट्टी नाम की एक बेटी है। चिट्टी की शादी की उम्र नजदीक आने पर सागर वासवी के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारे दोनों बेटों में से कौन मेरी बेटी से शादी करने वाला है। लेकिन उसके सवाल का कोई भी ठीक से जवाब नहीं देता। तो सागर गुस्से में कहता है कि तुम्हारे दोनों बेटों में से किसी एक को मेरी बेटी से शादी तो पक्का करनी ही होगी, वरना अंजाम बुरा होगा, ऐसी वार्निंग देता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं तो हमें लगता है कि आप इस वीडियो से ज़रूर थोड़ा बहुत एंटरटेन हुए होंगे। तो जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपनी ही तरह मूवी एक्सप्लेनेशन देखने वाले अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। संध्या पर उसके घर वालों का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए वो चाहती थी कि कैसे भी विवेक से जल्दी शादी करके घर से बाहर निकल जाए। लेकिन विवेक अपनी बात पर अड़ा रहता है कि पहले मेरी माँ की शादी होगी, उसके बाद ही हमारी शादी हो पाएगी। जब विवेक उसकी सिचुएशन और उसके ऊपर के प्रेशर को बिल्कुल नहीं समझ पाता तो संध्या आखिरकार विवेक से ब्रेकअप कर लेती है। मेरे बारे में सोचकर तुम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मेरी लाइफ के फैसले लेने वाले तुम आखिर होते कौन हो? वासवी भास्कर पर ऐसे चिल्लाती है। ठीक उसी समय वंदना की तरफ से भास्कर को एक फोन कॉल आता है। भास्कर वंदना से कहता है कि मेरी माँ को शादी करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं भी शादी नहीं करूंगा। अब हमें किसी के लिए भी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। वासवी के शादी के लिए राजी न होने की वजह से भास्कर और विवेक रातों रात सिटी के लिए निकल जाते हैं ताकि उसके दोनों बच्चे उसकी शादी के प्रस्ताव के बारे में सब भूल जाएं। वासवी उसी वक्त केरला में काम करने के लिए घर से निकल पड़ती है। तभी वासवी को मैरी माता मंदिर जाने वाले कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो अपना फैसला बदलकर घर वापस लौट ही रही होती है कि तभी अचानक एक जंगली सुअर उस पर हमला कर देता है। उससे बचने की कोशिश में वो गलती से एक गहरी खाई में गिरकर अपनी सुध-बुध खो बैठती है। भास्कर बार बार फोन करता है पर वासवी फोन नहीं उठाती, जिससे उसे शक होता है। घर जाकर देखने पर पता चलता है कि उसका फोन तो घर पर ही है। वासवी ने आखिरी बार केरला सर नाम के आदमी से बात की थी, तो भास्कर को लगा शायद वो केरला काम पर चली गई है और वो वहाँ के लिए निकल पड़ता है। पर वासवी केरला में नहीं होती।
विवेक को लगा शायद वो मल्लेश को बताए मुताबिक मल्लन्ना मंदिर गई हो। वो वहाँ जाकर पूरा मंदिर छान मारता है, पर वासवी वहाँ भी नहीं होती और आखिरकार पुलिस भी वासवी की तलाश के लिए चारों तरफ गश्त लगाना शुरू कर देती है। कट्टू हॉस्पिटल से फोन आने पर विवेक और भास्कर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि वासवी हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई है। सुअर से बचने की कोशिश में वासवी डर के मारे चिल्लाती है ना, उसकी वो चीखें मेरी माता मंदिर जा रही मरियम्मा को सुनाई देती हैं। मरियम्मा उन आवाजों का पीछा करते हुए कुएं के पास पहुंचती है। उसे कुछ शक होता है और वो कुएं में कूद कर देखती है, जहां उसे वासवी बेसुध पड़ी हुई मिलती है। इस तरह मरियम्मा वासवी को बचाकर हॉस्पिटल लाती है। शादी से ज्यादा अपनी माँ की जान जरूरी समझकर भास्कर और विवेक रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगते हैं। फिर मेघना का पति गलती से बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है। मेघना की उम्र सिर्फ 20 साल है और उसका एक छोटा बच्चा भी है। मेघना वासवी की आंखों के सामने ही पली बड़ी है और वो वासवी के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। अब से मेघना को भी अपनी ही तरह बेइज्जती, शक और मुश्किलों का सामना करते हुए अकेले ही घर चलाना पड़ेगा। ये सोचकर वासवी बहुत फूट फूट कर रोती है। तब भास्कर कहता है कि अगर 20 साल की मेघना की जिंदगी बदलनी है और विधवा औरतों की तकदीर बदलनी है तो इसकी शुरुआत माँ तुम्ही से होगी। अगर तुम हिम्मत करके आगे बढ़ोगी और दोबारा शादी करोगी तभी बाकी औरतों की जिंदगी भी बदल पाएगी। काफी सोचने के बाद वासवी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाती है। भास्कर पेराया को कुछ पैसे देकर कहता है कि मेरी माँ के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढो, पर यह बात गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सीन कट होता है। अब कितने भी रिश्ते देख लो, वासवी को एक भी रिश्ता पसंद नहीं आता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। मरियम्मा के रिश्तेदारों में येदुकोंडालू भी एक है। येदुकोंडालू की बस एक बेटी और एक बड़ी बहन ही है। उसकी पत्नी की मौत तो कई साल पहले ही हो चुकी है। फिलहाल येदुकोंडालू की बेटी शादीशुदा है और अपने ससुराल में रहती है। वो अपने पापा को अकेला नहीं देख पाती, इसलिए उन्हें दूसरी शादी करने के लिए फोर्स करती रहती है। दूसरी तरफ वासवी के लिए भी रिश्ता तो चाहिए ही था, तो मरियम्मा वासवी को येदुकोंडालू के पास ले जाकर शादी के रिश्ते की बात करती है। येदुकोंडालू का कैरेक्टर वासवी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो उससे शादी करने के लिए हाँ कह देती है और येदुकोंडालू को भी वासवी बहुत पसंद आती है। जब भास्कर को ये बात पता चलती है तो वो खुशी खुशी सिटी से अपने घर वापस आता है। अब शगुन की रस्म के लिए मरियम्मा की फैमिली येदुकोंडालू को लेकर वासवी के घर पहुंचती है, लेकिन भास्कर कहता है कि हम भी एक बार आपके घर आकर सब कुछ ठीक से देख लेंगे, उसके बाद ही शगुन की रस्म करेंगे। और येदुकोंडालू भी इस बात पर मान जाता है। थोड़ी देर बाद भास्कर येदुकोंडालू के पास जाकर कहता है, मेरी माँ जो भी काम करती है एकदम सही ही करती है, तो हम सबको आपसे ये रिश्ता जोड़ना बहुत पसंद है, लेकिन मेरी माँ के भाई बहन उनकी दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसलिए किसी को भी बताए बिना कल सुबह आपकी शादी हो जानी चाहिए और शादी के सारे इंतजाम मैं खुद देख लूंगा। ये सुनकर येदुकोंडालू बहुत खुश होता है। सीन कट होता है और भास्कर मंदिर जाकर पंडित को 500 रुपए एडवांस देता है और कहता है कि आपको एक जोड़े की शादी करानी है, जब मैं फोन करूं तो मंदिर आ जाना। लेकिन वो शादी आखिर किसकी और कब होने वाली है ये बात वो पंडित को भी नहीं बताता। भास्कर को मंदिर आते जाते देख पेड्डी रेड्डी को हैरानी होती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है और वो पंडित से जाकर पूरी बात पूछता है। तब वो पंडित भी पेड्डी रेड्डी को भास्कर के दिए एडवांस और शादी के बारे में सारी बात बता देता है। भास्कर आखिर किसकी शादी करवाने वाला है ये सच जानने के लिए पेड्डी रेड्डी अपने आदमियों से पैराया पर हमला करवाता है। तब पैराया सच बताता है कि उसने वासवी के लिए रिश्ते देखे थे, पर वो शादी किससे करने वाली है ये उसे सच में नहीं पता। अब पेड्डी रेड्डी गांव के सभी मर्दों को इकट्ठा करता है और कहता है कि अगर उस वासवी ने दूसरी शादी कर ली तो कल से हमारी औरतें भी हमारी बात नहीं मानेंगी और अपनी मनमानी करने लगेंगी। अगर औरतें हमारे हाथ से निकल गईं तो हमारा पूरा खानदान ही बर्बाद हो जाएगा। कल को अगर तुम्हारी बीवियां तुम्हें छोड़कर अपनी पसंद के किसी और के साथ चली जाएं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इसलिए अगर हमें अपने परिवारों और अपनी इज्जत को बचाना है तो वासवी की दूसरी शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। हमें उसकी शादी रोकनी ही होगी। वो गाँव वालों को भड़काता है। दूसरी तरफ सागर वासवी की माँ और उसकी बहनें उसके पास आते हैं। वो वासवी से बात करते हुए कहते हैं कि क्या इस उम्र में तुम्हें दूसरी शादी करने की जरूरत पड़ गई है? तुम हमारी इज्जत डुबाने के लिए ही हमारे परिवार में पैदा हुई हो। तुम्हारे जैसा इंसान परिवार में हो या ना हो एक ही बात है। ये कहकर वो बहुत सीरियस हो जाते हैं। मेरे पति की मौत के बाद जब मैंने तुम्हें अपने बच्चों के साथ रहने के लिए घर बुलाया था तब क्या तुम मेरे साथ आई थी? 66 साल तक तुम अपने पति के साथ ही रही ना? क्या तुम्हें अब भी पति की जरूरत थी? उस दिन जब मैंने पूछा था तब तुम मेरे साथ आ सकती थी ना? ये कहकर वासवानी अपनी माँ पर गुस्सा करती है। अब सागर तुरंत एक तार लेता है और वासवानी का गला जोर से दबा देता है। जब वो सब मिलकर वासवानी को मारने ही वाले होते हैं तभी अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। देखने पर पता चलता है कि वहाँ मेघना है। मेघना के आने पर वो सब वासवानी के पास से चले जाते हैं। मेघना घर के अंदर आती है और कहती है कि दीदी मैं जो कह रही हूँ उसे गलत मत समझना। अगर हम एक बार किसी से शादी कर लें तो हमें पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना चाहिए ना। हम जैसे लोगों को दूसरी शादी की क्या जरूरत है दीदी? वो वासवानी से कहती है। वासवानी कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। फिर मेघना अपने बच्चे के साथ वहाँ से अपनी ससुराल चली जाती है। भास्कर जब शहर से गाँव आ रहा होता है तब पेड्डी रेड्डी के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। उस हमले में भास्कर बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वो उनसे लड़कर जिंदा बच निकलता है।
उसके बाद मेघना उसे फ़ोन करती है और बताती है कि कैसे सागर और बाकी लोगों ने वासवानी को जान से मारने की कोशिश की थी। तो भास्कर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी माँ की शादी और उन पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सब विस्तार से बताकर रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम एक कांस्टेबल को तो सिक्योरिटी के लिए भेज दीजिए। लेकिन पुलिस ने सिक्योरिटी देने से साफ मना कर दिया और कहा कि अगर अपने गाँव में नहीं तो वाइजैग या हैदराबाद में अपनी माँ की शादी कर लो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे गांव में मेरी माँ जैसी और भी कई औरतें हैं, अगर उन सब की ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो मेरी माँ की शादी बिना किसी रुकावट के हमारे गांव में ही होनी चाहिए। इसलिए भास्कर कहता है कि कम से कम एक को तो सिक्योरिटी के लिए भेज दीजिए। तब पुलिस उस पर हाथ उठाती है और सीरियस होकर कहती है कि कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, पहले यहाँ से बाहर निकलो। कट टू विवेक शहर से घर आता है। वासवी को ये बिल्कुल नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी शादी होने वाली है। तो जब भास्कर उसे शादी के बारे में बताता है तो वासवी एकदम से दुख में डूब जाती है। वो सोचती है कि एक बार शादी हो गई तो फिर मैं अपने बेटों के साथ बैठकर खाना नहीं खा पाऊंगी, मैं अपने बेटों के साथ घर में वक्त नहीं बिता पाऊंगी। ये सोचते हुए वासवी के मन में कई ख्याल आने लगते हैं। तो वासवी रोते हुए कहती है कि मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पसंद नहीं है, मुझे ये शादी नहीं करनी, हम तीनों उम्र भर साथ ही रहेंगे। और वो रोने लगती है। भास्कर और विवेक अपनी माँ को दिलासा देते हैं और उनके मन को शांत करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वासवी, भास्कर और विवेक मंदिर के पास जाते हैं और पंडित को फ़ोन करते हैं। पंडित की पत्नी फ़ोन उठाती है और कहती है कि शादी रोकने के लिए पेड्डी रेड्डी के आदमियों ने मेरे पति का सिर फोड़ दिया है। वो रोते हुए बताती है कि हम अभी हॉस्पिटल में ही हैं। कुछ देर बाद येदुकोंडालू मरियम्मा की फैमिली के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। उसी वक्त पेड्डी रेड्डी गाँव के लोगों को लेकर मंदिर आता है। वो शादी रोकने के लिए तलवारें निकाल लेते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी भास्कर के प्लान के मुताबिक वंदना की फैमिली और उनकी यूट्यूब चैनल की पूरी टीम मंदिर पहुंच जाती है और वहां की सिचुएशन को यूट्यूब पर लाइव कर देती है। पति या पत्नी की मौत के बाद दोबारा शादी की जा सकती है, ये कानून तो ब्रिटिश काल में ही आ गया था। वंदना कहती है कि अगर अब आपने ये शादी रोकने की कोशिश की तो आपको पक्का जेल की सजा होगी। ये सुनकर गाँव वाले डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। यूट्यूब लाइव बहुत वायरल होने की वजह से पुलिस भी तुरंत मंदिर पहुंच जाती है और पेड्डी रेड्डी को अरेस्ट कर लेती है। अब बिना किसी प्रॉब्लम के वासवी और येदुकोंडालू की शादी हो जाती है। कट टू कुछ महीने बीत जाते हैं। मेघना का ससुर पेराया के पास आता है और अपनी बहू के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए मेघना की फोटो देता है। दूसरी तरफ भास्कर, विवेक, वासवी और येदुकोंडालू खुशी खुशी साथ में खाना खा रहे होते हैं। आखिर में विवेक और संध्या भी साथ हो जाते हैं। भास्कर कहता है कि मेरी माँ सच में एक रोल मॉडल है जिन्होंने सिखाया कि किसी भी उम्र में जिंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है और मूवी एंड हो जाती है।